नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कल जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर है। अपना मानना है कि यह राहुल गांधी के लिए हो रहा है। इससे राहुल गांधी की पार्टी पर छाप जाहिर होगी। पार्टी राहुल गांधी के लिए वह एजेंडा तैयार करेगी जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जयपुर में राहुल गांधी का प्रोफाइल बनेगा। वे अपनी बात, अपने फार्मूले बताएंगे। यूं सब कुछ सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगा, मगर उनका भी फोकस राहुल गांधी के बनते बढ़ते प्रोफाइल पर बना होगा। यह तय करना मुश्किल है कि राहुल गांधी पार्टी को मोड़ेंगे या पार्टी उन्हें मोड़ेगी। जानकारों की माने तो विचार के जो दस्तावेज बने हैं उन पर टीम राहुल की छाप है। बैठक में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेताओं की अच्छी खासी भागीदारी होगी। बतौर महासचिव राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई को जैसा बनाया, जो नए नेता उभरे उन्हें जयपुर में महत्व मिलेगा। उसके बाद एआईसीसी के खुले अधिवेशन में भी नौजवान हावी रहने। जाहिर है जयपुर में कांग्रेस का विचार मंथन पार्टी इतिहास का निर्णायक मोड़ है। कईयों का मानना है कि जयपुर में राहुल गांधी लीडरशिप देने की अपनी हिचक छोड़ेंगे, अपने हाथों में कमान लेने का मैसेज देंगे। क्या ऐसा होगा? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कई बातों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राहुल गांधी की ताजपोशी से लेकर अलायंस के बारे में होने वाले नीतिगत फैसले को लेकर कई तरह के कयास हैं। लेकिन कांग्रेस के नए और पुराने तमाम नेताओं की नजर इस बात पर लगी है कि राहुल गांधी की टीम में से किस युवा नेता की सबसे बड़ी तरक्की होने वाली है। जयपुर से लौटते ही संगठन में फेरबदल होगी और इसका संकेत जयपुर में ही मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ काम करने वाली युवाओं की टीम में कम से कम 2 लोग महासचिव बनाए जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने युवाओं को कमान दिलाने के लिए कमर कसी है। वे लगातार कह रहे हैं कि उन्हें और अहमद पटेल को राजीव गांधी ने उस समय अपने अपने प्रदेश का अध्यक्ष बनवा दिया था जब वे सिर्फ 35 साल के थे। इस तर्क के आधार पर वे युवाओं को बड़ी भूमिका दिलाने में लगे हैं। सो सवाल है कि कौन बनेगा महासचिव। राहुल के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी नटराजन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दोनों लोकसभा का चुनाव जीते हुए हैं और संगठन में काम करने का अनुभव रखते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन्हें महासचिव बनाया जा सकता है और सीडब्ल्यूसी में भी रखा जा सकता है। इनके अलावा अशोक तंवर, ज्योति मिर्धा, मणिका टैगोर, बेगम मौसम नूर, प्रिया दत्त, संजय निरुपम, संदीप दीक्षित को संगठन में बड़ा पद मिल सकता है और राज्यों का प्रभार भी मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसे मंत्रियों को सरकार के साथ साथ संगठन में भी काम करने के लिए कहा जा सकता है। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी में एक साथ संगठन के फेरबदल और प्रचार की रणनीति दोनों पर विचार हो रहा है। संघ नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी के दौरान इस पर चर्चा हुई। ये तय माना जा रहा है कि नितिन गडकरी लगातार दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने संघ के वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा करके अपनी नई टीम पर विचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कई प्रदेशों के नेताओं से इस बारे में विचार किया है। दूसरी ओर यह भी तय हो गया है कि प्रचार की कमान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। गुजरात में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद से ही इसके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि बीजेपी के चुनाव अभियान समिति की बागडोर मोदी के हाथ में होगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे विपक्ष का सारा फोकस नितिन गडकरी पर से हट जाएगा। मोदी के रूप में पार्टी को एक चेहरा मिल जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी साधनों की कमी भी नहीं रह जाएगी। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह सरकारवाह भैया जी जोशी दिल्ली में थे। बीजेपी के कई नेताओं से इनकी बातचीत हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से खास तौर से बातचीत हुई। इसके बाद गडकरी को पार्टी और मोदी को प्रचार की कमान देने का फैसला हुआ। मोदी ने गुजरात में लगातार 3 बार अपने चुनाव प्रबंधन का जलवा दिखाया है। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वो गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा का चुनाव भी संभाल रहे थे। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने जिस योजना के लिए कहा था, इसके दम पर 2014 और 2019 के दोनों चुनाव जीते जा सकते हैं। उस योजना में यूपीए सरकार के ही नेता पलीता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों और सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के ऐतराज की वजह से इस योजना के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। केंद्र सरकार ने 20 जिलों में कैश ट्रांसफर की योजना शुरू कर दी है,
लेकिन इन जिलों में इस योजना को लेकर बहुत उत्साह बढ़ाने वाली खबरें नहीं है। ऊपर से इस योजना को गेम चेंजर बताने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मंत्रालय ने एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया है जिससे इस योजना के अमल में दिक्कत आ सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी के लिए डाकघरों में जो खाते खोले जाएंगे उनमें मजदूरी के अलावा कोई और पैसा नहीं जमा हो सकता, जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश चाहते हैं कि इसी खाते में दूसरी योजनाओं का पैसा भी जमा हो। इसे लेकर वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रालय उलझे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों अरुणा रॉय, एनसी सक्सेना आदि ने भी खाद्य सुरक्षा कानून का पैसा नकद देने की योजना पर सवाल उठाया है। एनएससी के पूर्व सदस्य जियाद रेज ने भी इसका विरोध किया है। कहा जा रहा है कि ज्यादा सब्सिडी वाली तमाम योजनाएं कैश ट्रांसफर योजना से बाहर रह सकती हैं। इसमें सस्ते अनाज से लेकर रासायनिक खाद तक की सब्सिडी शामिल है। जब बड़ी योजनाएं इससे बाहर रहेंगी फिर इसका बहुत फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी है। अब हर साल एक परिवार को 9 सस्ते सिलेंडर मिलेंगे। पिछले साल सितंबर में सरकार ने इसकी संख्या 6 कर दी थी। उसके बाद सूरजकुंड में कांग्रेस की एक दिन की संवाद गोष्ठी में उसके सभी नेताओं ने यह सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सिलेंडरों की संख्या 6 पर सीमित करने से सरकार को हर साल 12,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही थी, लेकिन अब 3 सिलेंडर बढ़ाने के बाद सरकार को 9,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों को डीजल की कीमतों में समय समय पर बदलाव करने की छूट दी है। भारत ने दो टूक अंदाज में बता दिया है कि जब तक वह 2 भारतीय सैनिकों की नृशंस हत्या के मामले में अपनी गलती नहीं मान लेता है तब तक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत नहीं हो सकती है। सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि विदेश मंत्री स्तर की वार्ता से पहले जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी गलती माने और जिन लोगों ने 2 भारतीय सैनिकों की जघन्य हत्या की है उन्हें सजा दे। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने सीमा पर बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए विदेश मंत्री स्तर की वार्ता का प्रस्ताव दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का बहुप्रतीक्षित फैसला कर लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद 12 साल पहले बने इस राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता साफ हो गया। 8 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस्तीफा दे दिया था और साथ ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन उनकी सिफारिश को नामंजूर करते हुए राज्यपाल सैयद अहमद ने विधानसभा को निलंबित रखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। महात्मा गांधी की शहादत दिवस के मौके पर गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे पटना के गांधी मैदान में रैली करके अपनी भारत यात्रा शुरू करेंगे। अन्ना ने कहा है कि वे 30 जनवरी से पूरे देश में किसानों को एकजुट करने के लिए यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों की एकजुटता नहीं होने की वजह से देश में कृषि और किसान दोनों की अनदेखी हुई है। इससे पहले उनके सहयोगी पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा है कि अन्ना की यह यात्रा देश की तकदीर बदलने वाली होगी। बिहार में आम सहमति से अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के समर्थक मंगल पांडे बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। वे सुशील मोदी विरोधी और नरेंद्र मोदी समर्थक डॉक्टर सीपी ठाकुर की जगह लेंगे। इससे पहले बिहार में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दखल देने के बाद आम सहमति से चुनाव पर सहमति बनी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल रेल यात्रियों पर और बोझ बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रेल बजट में यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पिछले दिनों यात्री किराया बढ़ते समय पवन बंसल ने इसका भरोसा दिया था, लेकिन माल भाड़े के बारे में ऐसा कोई भरोसा उन्होंने नहीं दिया। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेल बजट में माल भाड़ा बढ़ाया जाएगा। पर जानकार सूत्रों का कहना है कि बजट सत्र खत्म होने और अप्रैल में कर्नाटक चुनाव निपट जाने के बाद एक बार फिर यात्री किराए में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसका ब्लूप्रिंट बन गया है। माल भाड़े और यात्री भाड़े
भाड़े में बढ़ोतरी के जरिए रेल मंत्रालय 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाना चाहता है। हालांकि यह तय नहीं है कि सभी श्रेणियों में यात्री किराया बढ़ेगा या सिर्फ ऊंचे दर्जे के किराए में इजाफा किया जाएगा, लेकिन सख्त आर्थिक फैसले की कड़ी में एक फैसला किराया बढ़ाने का भी होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी सीमा पर शहीद हुए लॉन्स नायक हेमराज के परिजनों से मिलने मथुरा के शेरनगर गांव गए तो वहां उन्होंने कह दिया कि भारत को ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हाईलाइट करके पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। आमतौर पर आतंकवाद की घटनाओं पर भारत का रुख ऐसा ही होता है, लेकिन सीमा पर 2 भारतीय जवानों की हत्या के मसले पर यह रुख नहीं लिया जा सकता है। तभी जब पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले की जांच के लिए तैयार है तो भारत सरकार ने भी इसे खारिज किया और बीजेपी ने भी। इसलिए गडकरी का बयान हैरान करने वाला था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस समय गडकरी ने यह बयान दिया उस समय सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच में दखल नहीं दिया। कांग्रेस के जयपुर चिंतन में कई तरह के विषय हैं। आर्थिक सामाजिक मुद्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो चुनाव को लेकर भी विचार होना है। चुनाव के लिए आगे कैसे तालमेल बने और उसकी क्या कसौटियां हों, इस पर नीतिगत फैसला होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बुराड़ी में कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लिया था। उन्होंने देश भर से आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग सुनी थी और अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण देखा था। बहुत से लोगों का मानना है कि 2010 के उस महाधिवेशन के बाद ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभालने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया था और अब उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। माना जा रहा है कि जयपुर में चिंतन शिविर के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन होगा वह राहुल के राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ होगा। ऐसा मोड़ 1998 में सोनिया गांधी के जीवन में आया था। उन्होंने उसी साल कांग्रेस की कमान संभाली थी और पंचमढ़ी के चिंतन शिविर में पार्टी के लिए एक लाइन तय की थी। यह कमाल की विडंबना है कि कांग्रेस की कमान संभालते ही सोनिया गांधी ने गठबंधन की राजनीति को दरकिनार कर अकेले चलने का रास्ता चुना था, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई कि उनकी कमान में 2 दर्जन पार्टियों की भागीदारी वाला यूपीए बना। उसके 15 साल बाद राहुल गांधी जब कमान संभालने वाले हैं तब भी पार्टी के सामने गठबंधन का रास्ता पकड़ने की मजबूरी दिख रही है। यानी सोनिया और राहुल दोनों की सोच अकेले चलने और कांग्रेस को मजबूत करने की रही है, लेकिन हालात की मजबूरी में दोनों को गठबंधन का रास्ता चुनना पड़ा है। बहरहाल इसमें कोई संदेह नहीं है कि जयपुर का चिंतन शिविर राहुल गांधी के लिए हो रहा है। यहाँ जो नीति तय होगी वह राहुल गांधी की नीति होगी। तभी उन्होंने इस चिंतन शिविर में युवा नेताओं की भागीदारी बढ़वाई है। पहले सिर्फ 300 लोग चिंतन शिविर में जा रहे थे। राहुल ने इनकी संख्या बढ़वाई और यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के करीब 150 प्रतिनिधियों को न्योता भिजवाया। ये वो नेता हैं जो राहुल गांधी के तैयार किए हुए हैं। राहुल ने महासचिव के नाते यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की कमान संभाली तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराकर नेताओं की एक नई जमात को आगे किया। इन नेताओं की चिंतन शिविर में मौजूदगी होगी। यह हो सकता है कि नीतिगत मसलों पर युवा और पुरानी पीढ़ी का टकराव भी हो। वैसे भी कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी के चिंतन शिविर में इतनी संख्या में युवाओं को बुलाने के खिलाफ थे, इसलिए उनका टकराव विचार मंथन के दौरान भी दिखेगा। लेकिन अंततः तय वही होगा जो राहुल गांधी चाहेंगे। राहुल गांधी की पिछली 9 साल की जो राजनीति है वो अपनी तरह की है। उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं के दबाव या उनकी बताई मजबूरी में अपना स्टैंड नहीं बदला है। वे साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, स्वच्छ छवि के नेताओं के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं और आम आदमी को महत्व दिलाने की बातें करते हैं। इसलिए यह तय मानना चाहिए कि जयपुर डिक्लेरेशन में इन तीनों बातों की झलक मिलेगी। यह भी तय मानना चाहिए कि वे अभी सोनिया गांधी की छाया में ही राजनीति करेंगे, लेकिन अपनी बनाई लकीर पर ही चलेंगे। चुनावी मजबूरियों में अगर ज्यादा समझौता करने का दबाव हुआ तो संभव है कि कमान संभालने को लेकर उनकी हिचक खत्म न हो।